शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, इस रेडियो पर हम जहां समुदाय के लिए अलग अलग कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों की जानकारी के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम यहां पर लेकर आते हैं। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है ऑपरेशन सद्भावना से जुड़ी हुई, तो आज इस सीरीज का तीसरा अंक हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय सेना के जवान लेफ्टिनेंट निखिल चिब। तो लेफ्टिनेंट निखिल चिब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे खास तौर पर कि कुमाऊं क्षेत्र में जो एक बहुत ही खूबसूरत सा इलाका है दारमा घाटी। तो आज हम इस बारे में अपने श्रोताओं से बातचीत साझा करेंगे आपके जरिए। तो जैसे अभी तक के जो भी हमारे एपिसोड्स रहे हैं, हमने सबसे पहले जो भी हमारे मेहमान यहाँ पर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले बात की है कि वो अपना परिचय हमारे श्रोताओं के सामने अपनी जुबान से रखें। तो एक बार आप हमारे श्रोताओं के सामने अपने बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट निखिल चिब भारतीय सेना का हिस्सा हूँ। मुझे वर्ष 2023 में कमीशन दिया गया। कुमाऊं स्काउट, जैसे कि आप जानते हैं, सन ऑफ साइल अवधारणा पर आधारित हैं, जो धारचूला में तैनात है। जैसे आपने बात की कुमाऊं स्काउट्स के बारे में, तो इस बारे में क्या थोड़ा विस्तार से आप हमारे श्रोताओं के सामने जानकारी रख सकते हैं? जी बिल्कुल। कुमाऊं स्काउट्स भारतीय सेना की एक बटालियन है जो बाहरी खतरों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा के लिए क्षेत्र में स्थायी रूप से तैनात है। सभी सैनिक आसपास के शहरों और गांवों के स्थानीय लोग हैं, जिसके कारण वे क्षेत्र के मौसम, इलाके और बोली से अच्छी तरह वाकिफ हैं और शारीरिक रूप से मजबूत हैं और पर्वतारोहण में विशेषज्ञ हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय होने के कारण वे क्षेत्र के नागरिकों से परिचित हैं, जो स्थानीय लोगों की जानकारी जुटाने और स्थानीय लोगों की समस्याओं की पहचान करने में भी मदद करते हैं। लेफ्टिनेंट निखिल चिब, आपने बात की हमसे कुमाऊं स्काउट्स के बारे में। तो अब अगर हम बात करें जैसे दारमा घाटी के बारे में, जो कि हमारी बातचीत का मुख्य केंद्र है, तो दारमा घाटी क्यों महत्वपूर्ण है और यहाँ पर पर्यटन के अलावा और क्या कुछ खास देखने को आपको मिलता है? सबसे पहले मैं ये तथ्य सामने लाना चाहूंगा कि उत्तराखंड देवभूमि एक हिमालय क्षेत्र से, जिसमें ऊंची चोटियां, प्राचीन नदियां और उपजाऊ मैदान हैं। यहाँ 5 से ज्यादा प्रमुख घाटियां हैं, लेकिन आज मुझे आपके साथ धारमा घाटी के जादू को साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। धारमा घाटी भारत चीन सीमा और भारत नेपाल सीमा के करीब स्थित है। चीनी कब्जे वाले तिब्बत के करीब होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भारतीय सेना आईटीबीपी के साथ मिलकर देश की क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए लगातार सीमा पर गश्त करती है। इसके अलावा धारमा घाटी हमें हमारी विरासत और प्राकृतिक संपदा से जोड़ती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां संस्कृति, इतिहास और जैव विविधता एक साथ पनपती है। यह भारत और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रहा है, जहां स्थानीय लोग ऊन और नमक जैसे सामानों का आदान प्रदान करते थे। धारमा घाटी रंग समुदाय का भी घर है, जो प्राचीन हिमालय परंपराओं को भी बनाए रखते हैं। आपने हमारे श्रोताओं के सामने बात रखी कि दारमा घाटी रंग समुदाय का घर है। तो अगर रंग समुदाय की बात की जाए, तो उनके बारे में और क्या कुछ खास आप बताना चाहेंगे, या फिर क्या कुछ आपने वहां पर उनके साथ में महसूस किया है? रंग समुदाय एक तिब्बती भरमी जातियों समूह है, जो ऐतिहासिक रूप से धारमा घाटी और जोहार घाटी के कुछ हिस्सों और नेपाल के कुछ हिस्से जैसे चमोलिया घाटी में निवास करते हैं। उन्हें शोका के नाम से भी जाना जाता है। रंग धारमा घाटी में 14 से ज्यादा गांवों में रहते हैं, जैसे गो, धाकड़, तिदांग, सेला, चाल, नागलिंग, बालिंग, दुर्तु, मारचा, सिपू आदि। रंग व्यासी, चौड़गासी, कुमाऊं, हिंदी और धारमा भाषा बोलते हैं। वह ऊपरी और निचली बस्तियों के बीच ट्रांस ह्यूमन का अभ्यास करते हैं। वह कृषि, पशुपालन और पर्यटन से समृद्ध हैं। वह हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के मिश्रण का पालन करते हैं और धौली देवी उनकी प्रमुख आध्यात्मिक शख्सियतों में से एक है। फूल देवी, हरेला उत्सव और छिपला जात जैसे त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं।
जैसे आपने बात की कि यहाँ पर कौन कौन से त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं और ख़ास तौर पर इनके अपने देवी देवताओं के बारे में या फिर इनकी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात की, तो अगर बात की जाए दारमा घाटी के पौराणिक इतिहास की, तो वो क्या है और किस तरीके से आप हमारे लिसनर के सामने दारमा घाटी का जो पौराणिक इतिहास है वो रख सकते हैं? हाँ, निश्चय रूप से। जैसे कि आप जानते हैं, पंचचूली चोटियां द्वारा धर्मा घाटी का हिस्सा हैं और इनसे जड़े गहरे पौराणिक हैं, जिनके अनुसार महाभारत के पांडवों ने स्वर्ग यात्रा से पहले अपना अंतिम भोजन यहीं पकाया था, जिससे चोटियों का नाम पंचाचूली, जिसका अर्थ है 5 खाने पकाने के चूल्हे। ऐतिहासिक रूप से घाटी एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग भी है, जिनसे इस क्षेत्र में समृद्धि लाई। पंचाचूली के इर्द गिर्द रहस्य है, जिसके कारण अतीत में इन चोटियों पर चढ़ने के बहुत कम सफल प्रयास देखे गए। कलुबा लोहार की एक और समृद्ध मिथक है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपने हमारे लिसनर्स के सामने, हमारे श्रोताओं के सामने दारमा घाटी का जो पौराणिक इतिहास है वो कुछ हद तक रखा है। अब अगर बात की जाए यहाँ पर पर्यटन की, तो क्या कुछ यहाँ पर है पर्यटन में? जी, यहाँ समझाने के लिए बहुत कुछ है। कंचूटी नामक एक छोटा सा गांव है, जहां से सड़क नारायण आश्रम की ओर मुड़ती है। नारायण आश्रम शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर रहने और आध्यात्मिक के साथ सुकून और मनमोहक नजारों का अनुभव करने के लिए आदर्श स्थान है। सोबला गांव से 3.5 किलोमीटर दूर धर है, जिसे धारमा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अतीत में भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के बावजूद धारियाल इस छोटे से खूबसूरत गांव में रहते हैं। धार से लगभग 4 किलोमीटर दूर मोंगलिंग गांव है, जो साहसिक ट्रेनिंग मार्ग है। चलकंफों में विशाल हरे घास के मैदान प्रदान करता है। ये गांव खाना विदोषों के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक स्थल था। सेला गांव पुरानी कथाओं वाला एक और गांव है। एक प्रचलित मिथक के अनुसार गांव के कुछ पूर्वजों ने सूर्य की किरणों का रास्ता साफ करने के लिए रात्रि के दौरान पूर्वी पहाड़ को काटने का निर्णय लिया। दैवीय आदेश के अनुसार यह कार्य सुबह होने से पहले पूरा किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नतीजा, जिस पहाड़ पर सेला स्थित है वह झुक गया। सेला का मंडक बुग्याल, जंगली हल्दी, किजरी, अतीस, हजारी, कटकी और कवचों सहित प्राकृतिक जड़ी बूटियों की प्रचुर आपूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। सेला से 7 किलोमीटर दूर नागलिंग गांव है, जिसे धार्म का वास्तविक प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। यह बड़े समतल खेतों और बहुरंगी जीवित भलकियों, घोड़ों के मौसमी कालीनों के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। गांव में पर्यटकों के घूमने के लिए आरामदायक होमस्टे हैं, जो जैसे कि माना जाता है कालूबा लोहार। कोबरा के आतंक से छुटकारा पाने के लिए कलुहार लोहार ने अपना घर खोला और कोबरा से दोस्ती की और उसे मैजा और चिरपा पिलाया। इसकी आड़ में लोहार ने कोबरा को लोहे की एक चमकती हुई लाल गेंद खिलाई, जिससे वह मर गया। गांव में एक चट्टान है, जिस पर मृत कोबरा के निशान और उसके चारों ओर नाचते हुए स्थानीय लोगों के पैरों के निशान हैं, और इसी कारण गांव का नाम बालिंग पड़ा। बगल के गांव बालिंग में देवदार के जंगल के अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। पेड़ों का उपयोग सयांक से की पूजा के लिए, धरचई तैयार करते के लिए भी किया जाता है। बौन घाटी का सबसे बड़ा गांव है। गांव के प्रवेश द्वार पर एक सुंदर शिव मंदिर स्थित है। ईसाई मिशनरी कई साल पहले ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए एक चर्च बनाने आए थे, लेकिन असफल रहे, जिससे रंगों की आस्था और परंपराओं और उनकी अखंडता के प्रति सम्मान दिखाया। चर्च के खंडहर भी देखे जा सकते हैं। गांव में पंचाचूली के शानदार दृश्य देखने के लिए कई व्यू पॉइंट हैं। बालिंग से 7 किलोमीटर दूर सोन और दुक्तू गांव स्थित है, जो छोटी सी नदी नागला से अलग है। गांव भोजपत्र के बागानों से समृद्ध है। इन बागानों के माध्यम से ट्रैकिंग आपको रगियाड़ी तालाब और एक प्राचीन मंदिर तक ले जाती है। ये गांव पंचाचूली के दृश्य के साथ कई ट्रैकिंग मार्ग और होमस्टे प्रदान करता है। सोन से 2 किलोमीटर दूर दातू गांव है। 1997 से हर साल अगस्त में यहाँ गबला के प्रांगण में 14 देवताओं और 30 देवियों को मिलन का यज्ञ मनाने के लिए वार्षिक गबला मेला
हयागबला के प्रांगण में आयोजित किया जाता है। लसर घाटी में तिदांग, मार्शा और सिपू 3 तरह से नदियों से घिरे हुए हैं। मिल्ती बाना तालाब देखने लायक है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इसके आसपास है तो आसमान धसुर हो जाता है और प्राकृतिक भारी बारिश और गरज के साथ अपना प्रकोप दिखाती है। तो काफ़ी कुछ आपने हमारे श्रोताओं के सामने ये जानकारी रखी कि यहाँ पर पर्यटन के लिए क्या कुछ खास है। तो अगर बात की जाए पर्यटन के लिए आदर्श समय की, तो यहाँ पर पर्यटन के लिए आदर्श समय आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रैकिंग के लिए अप्रैल से जून और चोटियों के संपृष्ट दृश्य के लिए सितंबर से नवंबर आदर्श समय है। सर्दियों में घाटी एक सफेद वंडरलैंड में तब्दील हो जाती है। तो आदर्श समय आपने हमारे श्रोताओं के सामने रखा कि किस समय वो आ सकते हैं और किस समय किस तरीके के नज़ारे उन्हें देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर बात की जाए लेफ्टिनेंट निखिल चिब आपसे कि दारमा घाटी को मुख्य धारा में लाने के लिए फिलहाल क्या कुछ पहल की जा रही है भारतीय सेना के द्वारा? सबसे पहले धारमा घाटी विशेष है क्योंकि ये अछूती, शांत और इतिहास और संस्कृति से निहित है। इससे ट्रैकर्स के लिए, आध्यात्मिक साधकों तक सभी के लिए कुछ न कुछ है। हाल ही के दिनों में धारमा घाटी में बड़े पैमाने पर विकास अभियान चला है। चिरकिला बांध पर एनएचपीसी की 280 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना है जिसे 2006 में खोला गया था। बीआरओ घाटी में सड़क की स्थिति के प्रभाव के लिए भारी प्रयास कर रही है, जो लगातार भूस्खलन और खराब मौसम के कारण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रधानमंत्री की जीवंत गांव योजना के हिस्से के रूप में बोंगलिंग द्वारा नांगलिंग, बोन और सिपू सहित दूर दराज के गांवों तक मोबाइल फोन कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई है। धाकड़ गांव में धौली गंगा नदी पर एक जल विद्युत संयंत्र की योजना बनाई गई है, जिसका निर्माण टिहरी हाइड्रो कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। सेना और आईटीबीपी इस घाटी में दावे तक तैनात हैं। भारतीय सेना की कई सद्भावना शिविर आयोजित किए हैं, जिनमें दूर दराज के इलाकों के स्कूल में किताबें, फर्नीचर वितरित किए गए हैं और स्ट्रीट लाइट्स और पोर्टेबल आरओ प्लांट प्रदान किया गया। दूर दराज के इलाकों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए सीएसटी सुविधा प्रदान की गई। स्थानीय लोगों को चिकित्सा कवर प्रदान करने के लिए गांव के समूह के लिए सामूहिक रूप से कई चिकित्सा शिविर और पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। सेना सभी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जान बचाने और क्षतिग्रस्त बुनियादी सेवाओं की बहाली में सहायक रही है। सौहार्दपूर्ण संबंध और अपने टीपीएस और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उत्सवों में भी भाग लेने से संबंध और मजबूत हुआ। बहुत बेहतरीन जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के सामने रखी कि किस तरीके से सेना यहाँ पर आम जनमानस को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है और किस तरीके से वहाँ पर लगातार अलग अलग प्रयास और अलग अलग सुविधाएं सेना देती आ रही है। तो लेफ्टिनेंट निखिल चिब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे श्रोताओं से ये सारी बातें साझा करने के लिए। शुक्रिया। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। शो में आने के दौरान मेरे अंदर की यात्रा भावना फिर से जीवित हो गई है। मुझे उम्मीद है कि ये श्रोताओं को धारमा घाटी की खोज और सराहना करने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, ये थे लेफ्टिनेंट निखिल चिब जो कि हमसे बात कर रहे थे। जो ऑपरेशन सद्भावना जो पिथौरागढ़ जिले के सीमांत इलाकों में चलाया जा रहा है, उसमें किस तरीके से दारमा घाटी को और दारमा घाटी के लोगों को किस तरीके से उनका विकास वहाँ पर किया जा रहा है। सेना के द्वारा प्रयास वहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं। और श्रोताओं, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप भी अगर दारमा घाटी भ्रमण पर जाएं तो ख़ास तौर पर कोशिश करें वहाँ के प्राकृतिक नज़ारों को देखने की, महसूस करने की, वहाँ की खूबसूरती को महसूस करने की और वहाँ के रहने वाले लोगों को करीब से जानने की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। तो इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।